मैं और शुक्र कब से घटिया और तीसरे दर्जे के बार में बैठे मैनोशी से शगल कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई थी। हमें वहम गुमा में भी न था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हम इस बार में बैठना तो दरकनार उसके सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ का माहौल न सिर्फ तीसरे दर्जे का बल्कि प्रागंदा भी था। तीसरे दर्जे के लड़के लड़कियां, औरत और हर उम्र के मर्द भी बार में मौजूद थे। मकामी चैनल पर जोर कसो मौसीकी का बोल्ड पर विग्राम दिखाया जा रहा था। वो नशा तेज कर रहा था। बड़ा आज़ादाना, जज्बाती और फरीक किस्म का माहौल था। बार में जो लड़कियां थीं उनकी उम्रें 16 से 20 के दरमियान थीं। उनमें एक वेट्रेस कमला जो 20 बरस की थी, वो मेरे महल्ले की बहू थी। इसका शौहर शराबी था। मैं इसके पति को जानता था और वो मुझे जानती थी। सास, पति और नंदों का कहना था कि पैसा लाइव कहीं से भी और कैसे भी, तुम्हें हर बात की आज़ादी और खिली छूट है। वो इस बार की सबसे खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। इस पर 16 बरस की दोशीज़ा का इसलिए गुमान होता था। वो छुरीरे और मुतनासिब बदन की थी। अगर उसकी औलाद न होती तो जाने कब की घर छोड़कर कहीं रुपोश हो जाती। जब किसी दिन किसी वजह से वो कम पैसे लाती तो सब मिलकर इस गरीब का भर्ता बना देते थे। ये कहानी सिर्फ एक कमला की नहीं, हजारों कमलाओं की थी। इसने एक मर्तबा मेरी कोठरी का दरवाज़ा भी रात 10 बजे खटखटाया था, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा मैंने इसकी मदद की थी। कमला को 100 रुपए की ज़रूरत थी, वरना इसका स्वागत लातों, जूतों और तेल छिड़क कर आगे लगाने की धमकियों से होता। बेरोजगारी कितनी बुरी लानत और अजियत है, हम अच्छी तरह जानते थे। हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई शिकार ना हो जाए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। इस शहर की बलाएं हर एक को न सिर्फ लूट रही थीं, बल्कि नौजवान लड़कियों और औरतों को गिलाजत भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रही थीं। हम यहाँ शबाब के लिए नहीं बल्कि शराब से गम गलत करने आए थे। मैं कल का अखबार ले आया था जो एक शनासा बिग स्टॉल वाले ने मुफ्त में दे दिया था। कल इतवार था। इतवार के अखबारात में ज़रूरत है कि इश्तिहारात की भरमार होती थी। शंकर भी वही सफ़ा देख रहा था। दफतना 20 बरस की एक लड़की अंदर आई। इसमें हर किसी को मुतवज्जे करने वाली जाज़िबियत भरी थी। वो गहरे मेकअप में थी, हालांकि इसे इसकी कतई ज़रूरत न थी, क्योंकि इसकी नमकीन और रोगनी जिल्द में बड़ा हसन और निखार था जो किसी मेकअप का मोहताज नहीं होता। इसने हाल का सरसरी सा जायज़ा लिया और हमारी मेज़ की समत बढ़ी। इसे हम दोनों शायद चर्बीदार मुर्गे दिखाई दिए थे। इसकी एक वजह गालिबन ये थी कि हम दोनों हाल के तमाम गागों में कदरे साफ सुथरे और खुश पोशाक दिखाई दे रहे थे। इसने मेज़ के करीब पहुंचकर दिलकश अंदाज से मुस्करा के देखा। इसकी आंखों में खूबसूरती थी और चेहरा दिलफरेब। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? इसने मेरी आंखों में झांका। इसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। क्यों नहीं, मैंने अपने बराबर वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके शोखी से कहा। शुक्रिया। वो ये कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। श्रीमती जी, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, हम 2 आदमी हैं। देख ले, सोच ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कदरे शोखी से बोली, मेरा काम ही सेवा करना है। कहना बहुत आसान है। मैंने इसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए कहा। शंकर मुझे अहमकों की तरह देख रहा था। मौका तो दे। उसके चेहरे पर निखार सा आ गया। हाथ कंगन को आरसी किया। मैंने संजीदगी बरकरार रखी। हम जो जाम मचा रहे हैं इसका बिल 40 रुपए है और वेट्रेस को टप देने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 रुपए है। लींच के लिए हमारी जेबों में दमड़ी भी नहीं है। अब हम दोनों को किसी भी होटल में 2 लकी खुला दें तो हम पर बड़ा एहसान होगा। अब की इस सेवा को हम कभी भी किया। वो एक झटके से अलिफाटे खड़ी हुई। इसके चेहरे का रंग ऐसा बदला कि वो किसी चुड़ैल की मानिंद दिखाई देने लगी। वो सूरत से मुड़ के जाने लगी तो मैंने फौरन ही उसका हाथ थाम लिया। इसने मेरा हाथ इस बारी तरह झटका जैसे हाथ में कुन के जूरा आ गया हो। फिर मुझे गजबनाक नजरों से घूरती हुई इस मेज की तरफ बढ़ गई जिस पर 60 बरस का बूढ़ा सा शख्स भोंडी आवाज में गा रहा था और नशे में दायक था। ये दानिया तेरे बाप की नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी पीतनी की भी नहीं। वेट्रेस भी हंस रही थी। वो इसकी मेज पर बैठ गई तो इस बूढ़े ने अपना गाना मौकूफ कर दिया। फिर तवक्कुफ करके जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर दिखाई। नोटों की गड्डी के जादू ने इस लड़की को राम कर दिया। बिल अदा करने के बाद वो दोनों एक साथ हाथ में हाथ थामे हमारी मेज के सामने से गुजरे तो इस औरत ने मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा और फबती किसी भिखारी। इसने गलत नहीं कहा था।
हम वाकई भिखारियों से भी बदतर थे, ऐसे भिखारी जिन्हें कोई 1 रुपए की भीख देने को तैयार ना होता, वरना क्या मजाल थी कि ये बूढ़ा इस बुलबुल को ले उड़ता और हम मुँह देखते रह जाते। मैं और शंकर कुछ दिनों पहले तक न सिर्फ बरसर रोजगार थे बल्कि किसी हद तक अमीर कबीर थे। बार और होटलों और शबीना क्लबों में बड़ी इज्जत और पजीराई मिलती थी। ये सब इसलिए था कि हमारी जेबें हर वक्त भरी होती थीं। हमारी आमदनी भी बहुत अच्छी थी, बरसर रोजगार थे। 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में था। हम सपनों जैसी सुआंदर जिंदगी बिसर कर रहे थे। हम दोनों का पेशा काबिल तारीफ, बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ हरगज़ नहीं था, क्योंकि हम दोनों पेशावर मुजरिम थे। कौन सा जुर्म ऐसा था जिसमें हम माहिर न थे? दुनिया की एक ज़ेर ज़मीन माफिया से हमारा ताल्लुक था। मुख्तलिफ किस्म की मुहिम्मात के दौरान हमारी जेब में पड़ा रिवाल्वर किसी फरिश्ता अजल से कम न होता था। वो हमारी हर मुश्किल आसान कर देता था। औरत हो, खतरनाक मुजरिम हो, स्मगलर आ कोई दौलतमंद आ कोई मुसल्ला सिपाही, सभी सरनगों हो जाते। अब ये हमारी बातें किस्सा पारीना मालूम होती थी। कहाँ हम एयर कंडीशन्ड लग्जरी अपार्टमेंट के ख्वाबनाक माहौल में रहते थे, कहाँ अब हम घटिया तरीन इलाके की एक घटिया तरीन इमारत में तंग व तारीक कोठरियों में रहाइश पजीर थे। उन कोठरियों में जितना सुकून और आराम मुयस्सर था, उन्हें अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। बस यूं समझ लें कि कब्रों में पड़े मुर्दे भी शायद इतने बेचैन न होते होंगे जितने हम थे। हम रोज़ ही अखबार में ज़रूरत है का इश्तिहार, बल्कि गुमशदगी के इश्तिहार भी बाकायदगी से पढ़ते थे। अगर किसी औरत के कुत्ते या बच्चे या शौहर की गुमशदगी का इश्तिहार नज़र आता, हम इस मरके के लिए मुस्तैद हो जाते थे। इसके हुसूल का जो मुआवजा मिलता था वो हमारी गुजर बिसर का जरिया होता। सबसे मुश्किल तरीन काम शौहर की तलाश होती थी। शौहर अपनी श्रीमती के पास किसी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे कि 20 बरस के बाद तो जिंदान से रिहाई मिली है, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हम अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक गए। टीवी से जो सॉन्ग आइटम दिखाया जा रहा था, इसे एकदम रोक दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ की स्लाइड आ गई। फिर टीवी अनाउंसर ने नुमदार होकर एक सनसनीखेज खबर सुनाई जो डाके से मुताल्लिक थी। एक शातिर और दलेर डाकू ने एक अजीब व गरीब और दिलचस्प डकैती की वारदात की थी। इसने शहर की स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के 2 कारकुनों को बेबस करके 2 करोड़ की रकम छीन ली थी। इंडस्ट्रीज के ये मुलाजमीन, जिनमें एक कैशियर और दूसरा एक अकाउंटेंट था, मुलाजमीन की तनख्वाहें और सप्लायर्स को देने के लिए रकम ले जा रहे थे। डाकू ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जो उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद कर सकता। वो जिस गाड़ी से फरार हुआ वो भी मसरूका थी और वो कुआ की जगह से कोई 3 मील के फासले पर शहर के बीचों बीच दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने डाकू की निशानदही के लिए एक जबरदस्त इनाम का ऐलान किया था। निशानदही करने वाले को मसरूका रकम का 10% हिस्सा देने की पेशकश की गई थी। पुलिस की इत्तला के मुताबिक डाकू का हुलिया यूं था: दरमियानी कद, दुबला पतला जिस्म, चेहरे पर निकाब, नीली जैकेट, सफ़ेद कमीज और काली पतलून। इस खबर को सानाने के बाद टीवी पर फिर बोल्ड और बेहिजाबाना रक्स का प्रोग्राम नशर होने लगा। हमारी बास की नज़रों में बड़ी वक़ात, इज्जत और कदरदानी थी। इसे जब कभी हमारी खिदमात की ज़रूरत महसूस होती, वो हमारी पसंद की नई मॉडल की गाड़ी भेज देता था। पेशगी मुआवजे की खतीर रकम काम के आगाज़ से पहले ही हमारी जेबों को भर देती थी। हमारे शब और रोज़ मुंबई शहर के शबीना क्लबों और निगार खानों में गुजरते थे, जहां चोटी की हेरोइनें और हीरो भी आते थे। इसके अलावा शोबिस की रंगीन तितलियां, उभरती अदाकाराएं और टीवी की फिनकाराएं भी सिर्फ पैसे के लिए आती थीं। हमें उनका कुर्ब हासिल था। किमार खानों में उन दिनों लक्ष्मी हम पर मेहरबान रहती थी। मिट्टी में हाथ डालो तो वो सूना बन जाती थी। पैसा हो तो दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है। हम इस रकम से खूब फायदा उठाते और बहती गंगा में हाथ धोते। हमने कभी भी भूले से कल की कोई परवाह नहीं की। शंकर ने टीवी पर बोल्ड रक्स देखते हुए अखबार अलिफाटे कर मेज पर जोर से पटका। ये इस खबर का रद्द अमल था जो टीवी पर नशर हुई थी। बार का मालिक काउंटर से चीख कर बोला, इसे कहते हैं अजीम कारनामा, काश वो सामने होता, मैं इसके चरण छू लेता। हाँ वाकई, शंकर ने जले भुने लहजे में कहा। दुबला पतला जिस्म, गधे को एक हाथ मारो 2 दिन तक बिस्तर से ना हिले। इसने तन्हा ही कैसा अजीम कारनामा अंजाम दिया। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है चुल्लू भर पानी में। एक हम हैं के कुत्ते तलाश करके पेट का टक सर्द करते हैं। यार, लानत है हमारी जिंदगी पर। मैंने कुछ देर सोचने के बाद उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी की।
यार शंकर, क्यों ना हम मिसेस साधना घोष के कुत्ते की तलाश के बजाय, जिसकी बाजियाबी पर सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे, लिहाजा क्यों ना हम इस डाकू का सुराग लगाने की कोशिश करें। 2 करोड़ का 10% कम नहीं होता है। हम फिर से कई दिनों तक शाहाना जिंदगी बिसर करेंगे। शंकर की जगह कोई और होता तो वो खुश होकर मेरे हाथ चूम लेता, मेरी तजवीज़ की तायीद करता। वो कनूती शख्स है। इसी दौरान वेट्रेस जो 16 बरस की थी खाली गिलास उठाने आई। इसके जाने के बाद वो गहरा सांस लेकर मायूसी से बोला, देखो शेख, चली जैसी बातें ना करो। क्या वारदात की तफसीलात से अंदाजा नहीं होता कि मुजरिम किस कदर शातिर और चालाक है। वो सपने में भी हमारे हाथ नहीं आएगा, बल्कि कहीं हम इसका शिकार ना हो जाएं। बार के मालिक के कान बहुत तेज थे। इसने हमारी बात सुन ली थी। इसने चीख कर कहा, हमारी पुलिस निरी अहमक है। वो पुलिस के इंतजार में उनकी सेवा करने थोड़ी बैठा होगा। इसने फरार का मंसूबा पहले ही बना लिया होगा। वो हवाई जहाज से रकम लूटते ही फरार हो गया होगा, और वो अकेला हर गज नहीं गया होगा। जाने किसकी बीवी, बहन, बहू और बेटी को साथ लेता गया होगा ताकि जश्न मिना सके। वो शायद मशरूब खास पी रहा था। इसने अपना पैग खाली करके कहा, बुरा ना मानो, अपने घर जाकर देखो कहीं तुम्हारे घर की औरत गायब तो नहीं है। इत्तेफाक से हम दोनों के मुकद्दर में कोई औरत नहीं लिखी, और तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। टीवी से जो खबर नशर हुई थी इसमें बताया गया था कि मसरूका नोट बिल्कुल नए हैं। उनके नंबर बैंक में महफूज हैं। जाहिर है कि मुजरिम इस सूरत में ये नोट इस शहर में खर्च करने की गलती नहीं कर सकता। शंकर ने सर हिलाकर कहा, वो यकीनन किसी दूसरे सूबे में फरार हो गया होगा। वो बंगाल, आसाम, मैसूर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी रकम गैर महफूज होने के अलावा इसकी जान भी खतरे में थी। दफतना मुझे अपने साबिक बास का ख्याल आया। मैं इसके बारे में सोचने लगा, जिसके 2 रूप थे। इसका एक रूप यह था कि वो इस मुल्क का बहुत बड़ा सनतकार था, दूसरे वो जेर जमीन दानिया का माफिया था। इसने जराइम पेशा अफराद का एक गिरोह बना रखा था। इस मामले का सनसनीखेज और दिलचस्प पहलू यह था कि एक डाकू ने दूसरे डाकू की दौलत पर जबरदस्त डाका मारा था। लोहे को लोहे ने काटा था। जब हम उसके आलाकार थे और उसका हर हुक्म बजा लाते तो वो दुनिया की हर आसाइश, शबाब और शराब फराहम करता था। शंकर का इस गिरोह से निकलना इसकी अपनी लफ्जिश का नतीजा था, मगर मेरे इखराज का सब एक कताल आलम थी। मैं उन दिनों एक प्री पैकर से मोहब्बत करता था, इसका नाम कांता था। मैं इस बुत्तन्नास पर दिल खोल कर खर्च करता था। यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इस पर अपनी आमदनी लुटाता था। वो ना सिर्फ समझदार, मेहरबान, फयाज, बल्कि शातिर भी थी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसे अपने बास से मिला दिया था कि वो मेरे इंतखाब पर रश्क करे। दरअसल इसे आलमी मुकाबला हसन ने शरीक कराना चाहता था, क्योंकि इसके तनासुब इस मेयार पर पूरे उतरते थे जो मुकाबले के लिए मुकर्रर थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बेवफा निकलेगी। इसे जैसे ही बास का कुर्ब नसीब हुआ, इसने मुझे यकसर फरामोश कर दिया, मगर मैं हिम्मत हारने वालों में से न था, इसलिए कि वो मेरा सपना थी और मैं इसे शिद्दत से चाहता था कि इससे बेताल्लुक नहीं हो सकता था। जब बास ने मेरी इस जज्बाती कैफियत और दीवानगी को महसूस किया तो इसने मुझे अपने गिरोह से निकाल दिया। अलहिदा करते वक्त इसने निहायत वाशिगाफ अल्फाज में मुझे तंबी की थी कि मैं भूले से भी उसके और कांता के दरमियान हाइल होने की कोशिश न करूं। अगर किया तो ये नाकाबिल मुआफ़ी हमाकत होगी, फिर मेरी लाश का पत्ता भी नहीं चलेगा। मैं इतना बेवकूफ़ न था कि मैं उसकी धमकी पर कान न धरता, क्योंकि मैं जानता था कि वो बेरहम, सफाक और ख़तरनाक शख्स है। मुझे कांता के साथ गुजरे लम्हात गुजार कर इसे भला देने का दावा इसलिए भी नहीं था कि मैं जानता था कि जेब भरी हो तो एक किया ऐसी 10 कांता मिल जाती है। दिल को और खुद को दिलासा देकर कुत्तों और नाराज शोहरों की तलाश के धंधे से लग गया। रात के 9 बजे में और शंकर बार से निकले तो इस वक्त तबीयत बड़ी भारी थी और भूख भी लग रही थी। शंकर ने एक ठेले से बर्गर खरीदा। हम आधा आधा खाते हुए बोझल कदमों से अपनी नर्क जैसी खोलियों की तरफ बढ़े। बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास मालिकन ठनी नजर आई जो कुछ किराएदारों से उलझी हुई थी। मैं दबे पांव इसकी नजरों से बचकर निकल जाना चाहता था, मगर इसने मुझे देख लिया था। मिस्टर शेखर, इसका लहजा इस्तहज़ाए था। वो तेजी से इस तरफ आई। मैंने नदामत से कहा, सॉरी मिस नलिनी। चूंकि मुझे अंदेशा था कि आप कहीं दूसरे किरायादारों के सामने किराया मांगकर शर्मिंदा ना करें। काफी दिनों से कोई गुमशुदा कुत्ता किता मिली और ना ही शौहर।
इसलिए अभी आपकी नज़रों से कतरा के निकल रहा था। आई एम सॉरी। लम्हे के लिए नलिनी की आंखों में एक चमक सी कौंध गई, फिर इसने एक हल्का सा कहकहा लगाया और फिर बड़ी खुश इखलाकी से बोली, मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान है। मैं जानती हूं कि तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। जैसे ही तुम्हें पैसे मिलेंगे मेरा किराया अदा करोगे। फिर इसे अचानक याद आ गया, तुम्हें किसी ने फोन किया था। किसने? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। नलिनी ने तेजी से अपनी सुरमगी पलकें झपकाईं और शोखी से बोली, कोई लड़की थी। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो तुम्हारी कोई पुरानी शनासा है। इसने पैगाम दिया है कि तुम आज ही इससे राब्ता कर लो। फिर तवक्कुफ करके अपने पर्स से नोटबुक निकाली और उसकी वरक गर्दानी करती हुई बोली, 1 मिनट, इसका नंबर देती हो। इसका नाम क्या था? मैंने बेताबी से सवाल किया। नलिनी ने ज़हन पर जोर दिया और सोचने लगी, फिर बोली, बड़ा सुंदर नाम था। इसका नाम कांता था। मैं एकदम से चौंक पड़ा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा। इसने पर्स से बाल पेन निकालकर एक कागज़ पर नंबर लिखकर इसे फाड़ा, फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, एक बात मुझे जो याद आई, इसने कहा था कि अगर आज तुम किसी वजह से फ़ोन न कर सको तो फिर इस वक्त तक न करना जब तक खुद में फ़ोन न करो। फिर वो खिलखिला के हंस पड़ी और उसने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या वो कोई मालदार बेवा है? इस किस्म की औरतें दिल खोल कर रकम खर्च करती हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं मोहब्बत से जीतने के हक में हूँ। मेरे नज़दीक मोहब्बत खरीदना गैर शाइस्तगी और एक तरह से सौदेबाजी है। तुम्हें इतना अर्जा नहीं बनना चाहिए। मुझे देखो, कभी मेरी आंखों में झांको। मुझे इसकी आंखों में झांकने की फुर्सत कहाँ थी? कांता के पैगाम ने मेरे अंदर बेचैनियां भर दी थीं। मैं इसे फौरन फ़ोन करना चाहता था। जब मैं कांता से फ़ोन पर बात करके रिसीवर करेडल पर रख रहा था तो नलिनी का हल्का सा कहका सुनाई दिया। इसके कहकहे में जो हसरत और खिफ़त थी वो भी मेरी राह में हाइल ना हो सकी। मैं कांता के फ्लैट की तरफ जा रहा था तो मेरे ज़हन में तरह तरह के ख़यालात जन्म ले रहे थे। इस बेवफा ने मुझे आज क्यों याद किया था? आखिर मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जबकि मेरे बास ने एक महारानी की तरह रखा हुआ था? क्या बास का दिल इससे भर गया? इस खिलौने से खेल कर बास ने इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है? क्या उसके दिल के निहा खाने में मेरी सुई मोहब्बत जाग उठी है? नहीं, एक कलाश शख्स से दानिया की बदसूरत औरत मोहब्बत करने से कासिर होती है। कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि बास को मेरे हाथों कत्ल करवा के इसकी सारी दौलत, कारोबार और जायदाद पर काबिज हो जाए? इस बात का इम्कान था। मैंने इसके फ्लैट की इत्तला घंटी बिजाई। चंद लम्हों के बाद दूर से कांता के कदमों की चाप आती सुनाई दी। फिर उसकी आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आकर खाने की टेबल पर जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए चिकन बरोस्ट और मशरूब खास मौजूद है। जब मैं अंदर घुसा और इसे मुतलाशी नज़रों से देखा तो इसकी रेशमी आवाज़ का ज़ीरो बम फिजा में गूंजा, तुम भोजन करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरा हाल भूख से बुरा हो रहा था। मैं चिकन बरोस्ट पर किसी गिद्ध की तरह टूट पड़ा और नदीदों की तरह शिकम सेर होने लगा। चिकन बरोस्ट फुल था। खाबगा की तपाई पर मशरूब से भरी बोतल, सोडा की बोतल और गिलास भी मौजूद था। महीनों भर बाद तो खूब खाने को मिला था। कांता के आने तक चिकन बरोस्ट का नामो निशान तक बाकी न था। सिर्फ हड्डियां बेची थीं, उन पर गोश्त का रेशा तक न रहा था। मशरूब पीते हुए मैं हल्की हल्की मौसीकी से लुत्फ अंदोज होता। मैं इस फ्लैट और उसकी शाहाना आराइश के तिलिस में खो गया। दरीचे के करीब नर्म गद्दे, मखमली तकिए और रेशमी चादर वाली मसहरी बिछी थी। मैंने अपने लिए दूसरा जाम तैयार किया। इस असना में कांता गुस्ल खाने से नमूदार हुई तो इसके मखमली शानों पर रेशमी सिया जुल्फें बादलों की तरह बिखरी हुई थीं। इसके बालों से सूंधी सूंधी ख्वाशब्बों की महक फूट रही थी। उसका पुरशको सरापा गजब ढा रहा था। इसका हसन पहले की तरह दिल फरेब और शोला जवाला बना हुआ था। कांता जान, मैं हैरान हूं कि आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे यकीन था कि तुम मुझसे नाराज और बदगुमान नहीं होगे और मेरी दावत पर सर के बिल चले यूगे। मैं फौरन ही चला आया हूं। मेरे दिल के किसी कोने में अब तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। इसने अपनी लंबी लंबी सुरमगी पलकें झपकाईं और प्यार भरे लहजे में बोली तो इसके चेहरे पर नदामत की सारुखी फैल गई। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं।
यूं तो मेरे परवानों की कोई कमी नहीं, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा मुखलिस और कदरदान कोई नहीं। ये सब बुरे हैं, हवस परस्त हैं। मुझे तुम पर अंधा एतमाद है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी मायूस नहीं किया। मुझे इससे इनकार नहीं कांता। तुम्हारे इल्म में मेरी माली हालत यकीनन होगी। मैं आज अब एक भिखारी से भी बदतर हूं। मुझे तुमसे माली ताउन दरकार नहीं है। मेरे पास इस कदर पैसा है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। चंद लम्हों के बाद माजी की वालहाना और नाकाबिल फरामोश और यादगार मोहब्बत ने दोबारा जन्म लिया तो इसने बताया कि साबिक बात से मतनफ़िर होकर अब वो हमेशा के लिए मेरी है। वो इस बात पर सख्त नादिम थी कि इसने मेरा दिल दाखाया और मेरी मोहब्बत को फूल की तरह पामाल किया। वो मेरे हाथों को आंखों से लगाते हुए बोली, मुझे मुआफ़ कर दो मेरे प्यारे शेखर। मैंने इससे जो मोहब्बत का नाटक रचाया है वो सिर्फ तुम्हारी तरक्की और मुस्तकबिल के लिए था। मैंने तुम्हारे लिए यह कुर्बानी दी थी क्योंकि मुझे डर और अंदेशा था कि हमारी मोहब्बत और कुर्बत से जलकर वो बेरहम और सफाक शख्स तुम्हें कत्ल न करा दे, लेकिन इसने ये महसूस कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, इसलिए इसने तुम्हें धमकी देकर अपने गिरोह से निकाल दिया। मैं तुमसे जितना अरसा जुदा रही, इस दौरान मुझ पर कैसी अजियत और क़यामत टूटती रही, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो नफ़रत से बास का जिक्र करते हुए कहने लगी, मैं इस जलील कमीने और शैतान से इबरतनाक इंतकाम लेना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो इसे लम्हे के लिए भी जिंदा ना रहने दूँ। फिर बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से कहने लगी, मैंने अपनी इंतकामी कार्रवाई की पहली चोटी सर कर ली है। मेरा ख़्याल है कि इसके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है। मैंने इसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया है। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या तुमने 2 करोड़ की रकम की रहज़नी की वारदात की खबर नहीं सुनी, जो इस शहर की सबसे बड़ी सनसनी अंगेज़ वारदात थी? हाँ, मैंने सर हिलाया। लेकिन तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? इसने फ़ख्र से अपना सीना ठोंका। ये अजीम कारनामा तुम्हारी कांता ने अंजाम दिया है। वो मेरे चेहरे पर तजब्जुब और इस्तेजाब देखकर मजीद बोली तो इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। अगरचे बात से मेरे गहरे मरासिम हैं। मैं ये मुहिम सर करके इसके पास पहुंची तो वो गुस्से से किसी पागल कुत्ते की तरह हो रहा था। मुझे इस कामयाबी से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसके मुंह पर जूता दे मारा हो। मैंने इससे ज़बरदस्त इंतकाम ले लिया था। क्या ये मंसूबा तुम्हारे ज़हन की पैदावार था? मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। सिर्फ मंसूबा ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी मैंने खुद ही किया। सादा सी बात है, मर्दाना लिबास, एक निकाब, हाथों में दस्ताने, चर्मी टोपी, खौफनाक रिवाल्वर। ये चीज़ें मेरे बहुत ही काम आएं। मैं तुम्हारी इस दिलेरी की जितनी भी दाद दूं बहुत कम है, मैंने सराहते हुए कहा। किसी के वहम गुमान है भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इतना दुश्वार गुजार काम अंजाम देने वाला डाकू नहीं एक जवान और खाउबरू औरत हो सकती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प अमर यह है कि मैं अब समझा कि डाकू का कद दरमियाना और जिस्म छुरीरा और दाबिला पतला क्यों था। रकम कहाँ है? ख्वाबगाह में, बिस्तर के नीचे, कांता ने बड़े पर सुकून लहजे में बताया। लेकिन कांता, अगर बास के कानों में भनक पड़ गई तो वो तुम्हारा पर शबाब गुदाज बदन गोलियों से भूनकर कुत्तों को खुला देगा, मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। और ना, कांता ने नफरत और हकारत से मन्ना बनाया। वो इतना अक्लमंद हरगिज़ नहीं है जितना तुम समझते हो। उसने अपनी हमाकतों से खुद अपने पैरों पर किल्हाड़ी मारी है। उसके गुर्वा के कई लोग बागी हो चुके हैं। पुलिस भी उसकी ताक में है। फिर कांता ने गर्म जोशी से मेरा हाथ थामा और मुसहरी के पास ले गई, जहां बस्तर के नीचे 2 करोड़ की रकम बड़े बड़े नोटों की शक्ल में मौजूद थी। कांता ने अलमारी से एक थैला निकाल कर उसमें नोटों की गड्डियां भर दें। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर ये रकम 2 लाख भी होती तो बड़ी होती, लेकिन ये 2 करोड़ हैं। इन्हें फ्लेट में रखना बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा, ये फजूल सी बात है। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ कि हम हनीमून मनाने कहाँ जाएं और बकिया जिंदगी कहाँ बसर की जाए। ये बात मत भूलो कि नोटों के नंबर बैंक और पुलिस के पास मौजूद हैं। मैंने उसकी सनसनीखेज बात पर तौजा दिए बगैर कहा, मैं जानती हूँ। कांता के लहजे में गजब का ठहराए और एतमाद था। ये रकम दबी, बहरीन और अबू जहबी में बासानी केश हो जाएगी। वहां कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। गोया तुम सदा के लिए हिंदुस्तान को खैर बात कहना चाहती हो। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मेरे प्यारे।
میں چاہتی ہوں کہ موقع ملتے ہی کسی اسمگلر کی لانچ سے فی الوقت دبی چلے جائیں۔ ہمارے پاس پاسپورٹ ہیں، ہم امریکہ اور یورپ میں جا سکتے ہیں۔ ہمارے خلاف قانون کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کب چلنے کا ارادہ ہے؟ ایک ہفتے بعد تھا کہ تمام خطرات ٹل جائیں۔ خطرہ تو اب بھی کچھ نہیں، لیکن احتیاط لازمی ہے۔ باس 20 دن کے لیے ہیروین اور اپنی دل نواز محبوباؤں کو لے کر لندن گیا ہوا ہے۔ میں اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس کا فلیٹ بیچ دوں گی۔ 2 اداکارائیں اسے اچھی قیمت پر خریدنے کے موڈ میں ہیں، کیونکہ ایسا شاندار لگژری فلیٹ مشکل سے ملتا ہے۔ لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں ہمہ گوش ہو گیا۔ فرماؤ، غور سے سنو۔ اس سلسلے میں بھی تم پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پیشہ تمہیں ترک کے 7-8 مہینے کا عرصہ بیت چکا ہے۔ احتیاطاً اس ملاقات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا، اگر تمہاری کوئی محبوبہ ہو، اور مالکن نلنی سے بھی۔ تم مجھ سے خود رابطہ نہ کرنا جب تک میں خود تم سے رابطہ نہ کروں، لہٰذا تم یہاں آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اس دوران میں اپنا پروگرام بنا لوں گی، لانچ کے مالک کو رقم دے کر کاغذی تیاریاں مکمل کر لوں گی۔ میں ہوائی جہاز سے دبی پہنچوں گی اور وہیں تمہارا پرتپاک سواگت کروں گی۔ جب میں 1 گھنٹے بعد واپس جانے لگا تو اس نے اپنائیت سے کہا، میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں شیکھر، اس میں کوئی تسنا اور کھوٹ نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ اور احساس اس بات سے کر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنا خطرناک قدم اٹھایا ہے۔ پھر اس نے رقم کا تھیلا میری طرف بڑھایا اور ساتھ ہی ایک پھولا ہوا لفافہ بھی۔ لو، اس میں وہ رقم ہے جو میں نے باس کی الماری کی تجوری سے نکالی ہے، اور لفافے میں 40,000 روپے ہیں۔ تم اس سے نئے کپڑے اور جوتے خرید لو تو، اور کسی ہوٹل میں کمرہ لے لو۔ پھر مجھے اطلاع دے دینا تھا کہ میں تم سے وہاں ملنے آ سکوں۔ میں نے تھیلا ہاتھوں میں تھام کر لفافہ جیب میں ٹھونس لیا۔ یہ رقم میرے مسائل کا حل تھی۔ اس نے مجھ پر سرشاری طاری کر دی تھی۔ اب مجھے کتھوں کی تلاش کی مہم سے نجات مل گئی تھی۔ ممبئی شہر میں رات کو بھی دن ہوتا ہے۔ میں نے نصف میل چلنے کے بعد ٹیکسی رکوائی۔ میں نے اپنی کو ٹھری میں پہنچ کر روشنی نہیں کی۔ کوٹری میں ایک چارفٹ کی الماری تھی۔ رقم کا تھیلا اسے ٹھونس دیا جو میلے کچیلے کپڑوں کی آگوش میں گم ہو گیا۔ میں نے لفافے میں سے رقم نکالی تو کانتا کے فلیٹ کی ایک ڈپلی کیٹ چابی بھی برآمد ہوئی، جو اس نے شاید غلطی سے لفافے میں رکھ دی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی۔ اسے میں نے بڑی حفاظت سے رکھ لیا۔ میری آنکھ کا ہلی تو دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ شنکر سامنے تھا۔ وہ اندر آیا تو میں بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، رات تمہاری کہیں دعوت تھی جو صبح کے وقت لوٹے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ مالکن مس نلنی نے۔ وہ ایک دم سے ہنس دیا۔ میں نے دل میں نلنی کو جی بھر کے گالیاں دیں کہ کہیں اس نے کانتا کا نام نہ لے دیا ہو، لیکن اس نے بتا دیا تھا۔ یار شیکھر، کیا تم نہیں جانتے کہ کانتا کیسی خود غرض عورت ہے؟ اس نے تمہیں محبت میں کیسا دھوکہ دیا۔ تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسے میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ 1.5 برس میری محبت رہی ہے۔ میں نے بے نیازی سے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ باس کو تمہارے میل جول کی خبر ہو جائے اور مجھے تمہاری لاش بھی نہ ملے۔ یار، اساہر گز نہیں ہوگا تو فکر مند اور پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ اچھا تو تم میرے ساتھ چل کر ناشتہ کرو۔ کل رات میں نے ایک شوہر کا سراغ لگایا ہے جو ایک فلیٹ میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ رہتا ہے، اور اس نے خفیہ سول میرج کر رکھی تھی۔ مجھے شریمتی جی نے 1,000 کی رقم دی۔ اس کا پتی اور سیکرٹری صاحبہ دونوں اسپتال میں داخل ہیں۔ یار، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ ابھی لیٹا تھا کہ نلنی آ دھمکی اور مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی، میں سمجھی کہ تم رات آئے ہی نہیں۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مجھے اس عورت کے پتی نے ملازمت کے لیے بلایا تھا اور 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ بھی دی۔ یہ لو، میں نے اسے اپنا اور شنکر کا 2 ماہ کا کرایہ دے دیا۔ او، نیلنی چہکی، مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں حسرت اور آن جانا سا پیار تھا۔ پھر وہ لہجہ بدل کر تشویش سے بولی، تھوڑی دیر پہلے پولیس کے 2 آدمی تمہیں پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے انہیں ٹرخا دیا تھا۔ میں اندر سے کانپ گیا۔ پولیس نے شاید مجھے مشتبہ لوگوں میں شامل کر لیا تھا۔ 2 کروڑ کی رقم عذاب بن گئی تھی۔ اس کی حفاظت کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک اغوا کی ہوئی لڑکی کو اس کی عزت و آبرو بچانا۔ یہ نہ صرف وبال بلکہ انتہائی اذیت ناک بھی تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ناشتہ کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں چلا آیا۔
میں ہوٹل میں گھس رہا تھا کہ شنکر بھی آ گیا۔ میں نے انتہائی پر تکلف ناشتے اور کریم کافی کا آرڈر دیا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ کبھی تمہارے باپ نے بھی کبھی سپنے میں بھی ایسا ناشتہ کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے نہ صرف نلنی کو تمہاری کھولی کا گزشتہ ماہ بلکہ 2 ماہ کا پیشگی کرایہ بھی ادا کر دیا ہے۔ بار کے مالک کا جو قرض ہم دونوں کے اعصاب پر 3 ماہ سے بوجھ بنا ہوا ہے وہ بھی اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ اب تمہیں کتوں کی تلاش میں خوار ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ یار کہیں یہ میری سماعت کا فطور تو نہیں کیا کسی پتنی نے اپنے مالدار بوڑھے شوہر کو بازیاب کرنے کی خوشی میں تمہیں کسی بڑے انعام سے سرفراز کیا ہے؟ اس وقت چونکہ ہوٹل کی تقریباً ساری میزیں خالی تھیں، صرف کونے کی میز پر ایک جوڑا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے شنکر کو اعتماد میں لے کر رات کا فسانہ اور 2 کروڑ کی رقم کا قصہ سنایا۔ میں اور شنکر کوئی بات ایک دوسرے سے چھپاتے نہیں تھے۔ یار شیکھر، اس تھیلے میں رقم نہیں بلکہ بم ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ اس نے خود کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے اتنی بڑی رقم تمہارے پاس رکھوا دی ہے۔ کبھی کسی وقت تمہیں چکما دے کر ساری رقم لے کر چمپت ہو جائے گی۔ وہ تجھے پہلے بھی ایک بار لو بنا چکی ہے، مگر یار وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہے۔ میں نے کانتا کا دفاع کیا، وہ میرے ساتھ ہرگز فراڈ نہیں کرے گی۔ دیکھ میرے یار، جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، کیا تو یہ بات بھول رہا ہے؟ جب محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے تو کیوں نہ ہم 2 کروڑ کی رقم لے کر دبئی یا سنگاپور چلے جائیں اور وہاں ایک نئی اور خوابناک زندگی کا آغاز کریں۔ میں نے کہا، یہ رقم کانتا کے باپ کی تو ہے نہیں، ہمارے دشمن باز کی ہے جس نے ہمیں بے روزگاری کے دلدل میں دھکیل دیا۔ لیکن میں اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں میرے یار۔ شنکر بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں جرائم پیشہ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اب محنت مزدوری کی کھانا چاہتا ہوں۔ میں کرمانی کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، وہ عمر میں ہم سے 10 برس بڑا ہے، ریلوے اسٹیشن پر قلی ہے، اپنی آمدنی سے کتنا خوش اور مطمئن ہے۔ اسے نہ تو پولیس کا دھڑکا رہتا ہے اور نہ ضمیر کی ملامت کا، مزے سے سوتا ہے۔ پولیس ہمیں کسی نہ کسی کیس میں پھنسانے کے چکر میں ہوتی ہے، ہم رات کو سکون سے سو نہیں پاتے۔ ابے کیا یہ ڈائیلاگ کسی فلم کے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میری اپنی زندگی کی فلم کے، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوچ لیا اور فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ کلی بن جاؤں گا یار۔ تم بھی رات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ اسی وقت میں نے 2 مشکوک آدمیوں کو ہوٹل سے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھے۔ میں اتنی بڑی رقم سے کسی قیمت پر ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا، میں انہیں دھوکا دینا چاہتا تھا۔ شنکر ریلوے اسٹیشن چلا گیا کرمانی سے بات کرنے اور میں اپنی کھولی میں جا پہنچا۔ نلنی سے ایک تھیلا مانگا اور اپنی کوٹری میں لے آیا۔ اس میں پرانے کپڑے بھرے اور کمرہ مکفل کر کے نیچے آیا اور ایک ٹیکسی کر کے اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے عقبی آئینے میں دیکھا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ جتنا تیز دوڑا سکتے ہو دوڑائیو، میرے دشمن میری جان لینے کے لیے تعاقب کر رہے ہیں۔ میرا ڈرائیور جوان تھا اور ہوشیار بھی۔ اس نے 3 گھنٹے انہیں پریشان کیا اور جل دیتا رہا۔ آخرکار انہوں نے شکست مان لی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر میں کرایہ ادا کر کے عمارت میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ ان بدمعاشوں نے، جو دراصل پولیس کے آدمی تھے اور سادہ لباس میں تھے، مجھے دھر لیا۔ وہ کل 3 افراد تھے۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں سے صفاقی جھانک رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے میرے ہاتھوں سے تھیلا چھین لیا اور لہرایا، میں انسپیکٹر شرما ہوں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے تھیلے کی تلاشی لی اور اس میں پرانے کپڑے دیکھ کر آس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے تیش میں آ کر تھیلا میرے منہ پر دے مارا۔ وہ رقم کہاں ہے؟ کون سی رقم سر؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ جو تم نے 3 دن پہلے دن دہاڑے لوٹی تھی، 2 کروڑ کی رقم۔ سر، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ رقم میں نے لوٹی تھی؟ ایک مخبر عورت نے اطلاع دی ہے۔ انسپیکٹر صاحب، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اتنی بڑی رقم اگر میرے ہاتھ لگتی تو اس وقت میں ہانگ کانگ، دبئی یا سنگاپور میں ہوتا، اس کال کوٹری میں نہیں سڑتا رہتا۔ میں 3 دن کے لیے پونہ جا رہا تھا کہ آپ نے اس کے باوجود مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں مجھ سے 6 گھنٹے تک پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ ہراساں اور تشدد بھی گیا۔ جب وہ میری خاصی خاطر مدارت کر چکے تو میں نے پولیس افسر سے کہا، سر، کیوں نہ آپ ساتھ چل کر میرے گھر کی تلاشی لے لیں؟ مجرم اتنا احمق نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رقم اپنے گھر میں رکھے۔ اس نے میرے منہ پر اسے ایک تھپڑ رسید کر کے کہا، اگر وہ میرے گھر کی تلاشی لے لیتے تو میں بے موت مارا جاتا، اس لیے کہ رقم گھر پر ہی موجود تھی۔ میں گھر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔
میں سارا راستہ یہ سوچتا ہوا آیا تھا کہ اسی وقت رقم کانتا کو واپس دے آؤں گا اور اس سے معذرت کر لوں گا، پھر میں بھی کلی بن جاؤں گا۔ اور یہ میرا جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ میں رقم کا تھیلا لے کر بلڈنگ کے اوقبی راستے سے نکلا اور کانتا کے فلیٹ پر پہنچ کر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا تو اس کی ہنسی کی آواز خواب گاہ میں گونج رہی تھی۔ وہ ہنسی سے دوہری ہو کر کہہ رہی تھی، راج پال، میں نے شیکھر کو خوب بے وقوف بنایا۔ میں کل صبح پولیس کو اطلاع دوں گی کہ رقم اس کی الماری میں ایک تھیلے میں رکھی ہے۔ رقم کا 10% انعام مجھے مل جائے گا۔ میں 1 گھنٹے پہلے ہی رقم والا تھیلا دیکھ کر آ چکی ہوں۔ جو تم 10 کلو ہیروئن لائے ہو، ہم اسے لندن لے جائیں گے، وہاں شاہانہ فلیٹ خرید کر زندگی گزاریں گے۔ میں نے بیڈ روم میں جھانک کر دیکھا، وہ دونوں شراب پی رہے تھے۔ راجپال کہہ رہا تھا، تم جتنی حسین ہو اتنی ہی ذہین بھی۔ یہ 10 کلو ہیروئن وہاں لاکھوں پونڈ کی ہوگی جو ہماری قسمت بدل دے گی، ہماری زندگی اور مستقبل بنا دے گی۔ وہ انجانے سپنے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نیچے آ کر پہلے اپنے ایک دوست رندھیر داس کو فون کیا جو ایک کرائم رپورٹر تھا، اور پھر انسپکٹر شرما کپور کو اطلاع دی، اس لیے کہ انعام کا معاملہ تھا۔ پولیس نے جس وقت چھاپا مارا وہ نشے میں دائب تھے۔ میرا دوست بھی پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے نہ صرف رقم کا تھیلا بلکہ ہیروئن بھی برآمد ہو گئی۔ مجھے 2 کروڑ کی مسروقہ رقم پر 10% انعام کے علاوہ راجپال اسمگلر کی گرفتاری پر 5 لاکھ بھی مل گئے۔ وہ اشتہاری مجرم تھا۔ کانتا نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا اور خود اس میں جا گری تھی۔ اب وہ دونوں سرکاری مہمان ہیں۔ ان کی زندگی واقعی بدل گئی ہے، جبکہ میں اور شنکر ایک ہوٹل چلا رہے ہیں۔ کملا کو اس کے پتی نے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے انجانے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب میری پتنی ہے۔ اس نے ہوٹل کا کچن سنبھالا ہوا ہے۔ وہ اتنے عمدہ اور ذائقہ دار کھانے پکاتی ہے کہ لوگ انگلیاں چاٹ لیتے ہیں۔ کبھی آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں۔